हेलो दोस्तों अगर आपको चैप्टर 7वां त्रिभुज को अगर आपको एकदम से इजी तरीके से हल करना है तो मैं आपको कुछ बेसिक नियम बता रहा हूँ। ठीक है, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद से आइए फटाफट आप एकदम से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल इसी को इंग्लिश में कहते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन ही लेते हैं जिसमें कहते हैं कि सर्वांग समता क्या है। ठीक है, अगर आप चैप्टर 7 को पढ़ेंगे तो यही चीज़ मेन है। सर्वांग समता क्या होता है? सर्वांग समता का मतलब होता है कि जब दो आकृतियाँ एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो उसको हम कहेंगे सर्वांग समता। ठीक है, सभी उनके जो अंग हैं, ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हैं कि सभी जो अंग है वो एकदम से समान रहेंगे। ठीक, तो देखिए सर्वांग समता में इस तरीके से जैसे मान लेते हैं कि त्रिभुज है तो त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि ये वाला एक त्रिभुज है। ठीक, उसके बाद से ये हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया कुछ इस तरीके। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा ये है। ठीक, तो इसके सबसे बड़ी भुजा के बराबर होती है, इसी कहेंगे कि संगत भुजा। ठीक है, ये छोटा है तो इसका संगत ये हो जाएगा, ये थोड़ा मीडियम साइज का है तो इसका संगत ये हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वांगसम तभी होगा जब इनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, बस यही आपका होता है सर्वांग समता। ठीक, तो जब सभी भुजाएं आपस में बराबर है तो हम कहेंगे ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है और सर्वांगसम का सिंबल इस तरीके से होता है। बस इतना ही आपको पहला नंबर में याद रखना है। ठीक, सर्वांग समता का मतलब समझ में आ गया। अब आइए आपके बुक में ही कुछ प्रमेय दिए हुए हैं। ठीक है, प्रमेय में क्या कहता है, जैसे प्रमेय 7.1 में अगर देखेंगे तो उसमें कहता है कि ए सर्वांग समता क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ए का क्या मतलब होता है, ये जो है ये चीज़ बताता है कि दो त्रिभुज कब कब किस किस कंडीशन में सर्वांगसम हो सकता है, मतलब एक दूसरे के बराबर कब कब हो सकता है। ठीक, तो वही कह रहा है कि ए से भी सर्वांगसम हो सकता है। कैसे? तो देखिए सिंपल मान लेते हैं, एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है और ए मतलब एंगल, यस माने साइड, ए माने एंगल। ठीक है, तो एंगल मतलब कोण, साइड मतलब भुजा। तो जब दो त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो तो वही आपका क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज में दो दो कोण बराबर हो गया, तो दो कोण है बराबर हो गया। अब आपको कहीं से पता चल जाए कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक, तब कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। कैसे सर्वांगसम है? तो इसी को कहते हैं ए सर्वांग समता से। ठीक है, सर्वांग समता या फिर नियम, ए नियम से। ये वाला थोड़ा छोटा रहेगा, ऐसे लिख देते हैं। देखिए ये वाला जो प्रमेय है ये सिंपल है। इसमें कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब होता है समद्विबाहु? तो देखिए कहता है कि अगर कोई त्रिभुज इस तरीके से दिया हो, ठीक है, और जिसमें ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो, ठीक, तब कहता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसके सम्मुख ये वाला कोण और इसके सम्मुख ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। बस इतना ही चीज़ है और कुछ। उसी तरीके सेम इसका उल्टा ये वाला है, इसमें कहता है कि ये इस तरीके से फिगर बना लेते हैं, फिर पढ़ के सुन लेते हैं। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसमें कहता है कि अगर दो त्रिभुज या अगर किसी त्रिभुज में दो कोण इस तरीके से आपस में बराबर है, ठीक है, तो इसके सामने वाला ये भुजा और इसके सामने वाला ये भुजा आपस में बराबर होगा। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके का ये वाला जो नियम है आपको कहीं कहीं पर क्वेश्चन में यूज करने के लिए मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद आइए प्रमेय 7.4 में क्या कहता है कि यस सर्वांग समता। ये चीज़ क्या है? तो इसमें कहता है कि इस तरीके से दो त्रिभुज अगर दिया हुआ है इस तरीके से, चाहे जैसा भी त्रिभुज चाहे जैसा हो, ठीक, और हमें पता चल जाए कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसमें यस मतलब साइड, ठीक है, साइड साइड साइड, तो दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसमें कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, मतलब बिल्कुल बराबर है। कैसे? तो इसे कहेंगे कि यस नियम से। बस यही तो है ट्रिपल यस सर्वांग समता, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर RHS में क्या कहता है? तो इसमें कहता है कि अगर कोई दो त्रिभुज इस तरीके से दिया हो, एक त्रिभुज
और ये दूसरा त्रिभुज, और कहता है कि अगर एक कोण दोनों में 90-90 डिग्री का हो, ठीक, और कोई भी एक एक भुजा आपस में बराबर हो, ठीक, तब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएगा। बस यही कहता है RHS, ठीक। कैसे? RHS नियम से, बस इतना ही है। और है कुछ इंपॉर्टेंट, उसको भी समझते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अभिगृहित 7.1 ये वाला नियम यस सर्वांग समता, ये वाला क्या है? तो इसमें कहता है कि अगर दो त्रिभुज इस तरीके से कोई है, ठीक है, ये दूसरा, तो इसमें कहता है यस मतलब भुजा एक कोण और एक और भुजा, ठीक, मतलब कि मान लेते हैं ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, और कहीं से पता चल गया कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो दो भुजा और एक एक कोण बराबर है, तो इसको कहेंगे ये दोनों आपस में सर्वांग सम है, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। कैसे? इसे कहेंगे यस नियम से। बस खत्म कहानी। इतना ही नियम आपको याद रखना। और बाकी आपने जो पिछला वाला चैप्टर है रेखाएं और कोण, उसमें से आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको बिल्कुल एकदम से रट लेना है, ठीक है। ये आपको चैप्टर 7 में भी काम आएगा, 6 में भी काम आएगा और 8वां में भी काम आएगा, ठीक है। तो आइए इसको भी देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर कहते हैं समांतर रेखाएं, ये चीज़ क्या है? तो देखिए समांतर रेखाएं, जब दो रेखा इस तरीके से खींच दिया जाता है एकदम से सीधा सीधा, ठीक, समांतर रेखा कभी भी आगे चाहे इसको जितना भी बढ़ा दें, ये कभी भी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर मिल जाता है तो फिर समांतर रेखा नहीं है, ठीक। तो इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, और ये C और ये D, तो ये हो गया आपका समांतर रेखा, ठीक। एकांतर कोण क्या है? तो इसी में आपको एकांतर कोण भी मिल जाएगा। जब इस तरीके से तिर्यक रेखा, ठीक, समांतर रेखा हो गया, एकांतर कोण बताएंगे, तिर्यक रेखा ये यहाँ पर 7 नंबर, तो तिर्यक रेखा ये होता है तिरछा वाला, ठीक। तो कहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं भाई तिर्यक क्या है, तो तिर्यक यही है गणितीय भाषा में। एकांतर कोण कहता है कि जब समांतर रेखाओं पर एक इस तरीके से तिर्यक रेखा खींच दिया जाता है तो इधर का ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है, उसी तरीके से ये वाला जो कोण बचा है इस कोण के बराबर हो जाएगा, इसी को कहेंगे एकांतर कोण, ठीक। तो ये तीनों चीज़ आपका क्लियर हो गया। संगत कोण क्या है? इसको भी देखिए यहीं पर, तो देखिए जब यहाँ पर एक कोण बन रहा है ये वाला, तो इसका ये खुला हुआ भाग किधर? इसकी तरफ है, ठीक है, ये इस तरफ है, और उसी तरीके से इसका खुला हुआ भाग इस तरफ है, तो ये कोण हो जाएगा संगत कोण, और ये दोनों कोण आपस में बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होगा, उसी तरीके से ये वाला कोण इस कोण के संगत कोण हो जाएगा। बस इतना ही है। रैखिक युग्म, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 नंबर में देखिए रैखिक युग्म क्या है। तो देखिए रैखिक युग्म मान लेते हैं इस तरीके से एक हमने रेखा खींच दिया, ठीक। अब इस रेखा पर ये हमने एक कोण बना दिया, ठीक है, एक बिंदु लेकर के, केंद्र लेकर के, तो ये कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक, जिसको हम कहते हैं रिज कोण। यहाँ पर देखिए 11 नंबर में रिज कोण, तो यही होता है रिज कोण, ठीक। तो ये होता है रिज कोण। अब इसी रिज कोण में कहीं से हम इस तरीके से अगर काट दें तो ये भी एक कोण बनने लगा और ये भी एक कोण बनने लगा, ठीक। अब इसका अगर नाम दे दें तो P, O, A और B, इस तरीके से नाम देते हैं, ठीक है। तो ये कोण जितने डिग्री का है, ठीक है, चाहे जितना भी डिग्री का हो, और ये कोण चाहे जितना डिग्री का हो, अब दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री का बनेगा, ठीक। तो जब दो कोण मिल करके 180 डिग्री का बने उसी को कहते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। मतलब कि कोण इसको लिखेंगे कैसे? AOP, कोण AOP प्लस में कोण POB, ये हो जाता है 180 डिग्री, इसी को कहते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। आ रहा है समझ में इजीली? तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं समकोण क्या है। तो देखिए समकोण जो होता है ये इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखने के बजाय सिंबल बना दिया है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो देखिए ये 5 नंबर में ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण आपका 90 डिग्री का हो, इस तरीके से अगर कहीं पर लिखा हुआ तो समझ जाना ये 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो यही होता है आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद से ये भी क्लियर हो गया। 6 नंबर में लंब रेखा,
अब लंब रेखा ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्या है, इस तरीके से अगर हम एक रेखा खींच देते हैं, मान लेते हैं ए और बी, ठीक, और इस पर एक हम सीधा अगर इस तरीके से कोई लाइन खींच देते हैं, ठीक है, तो जब लंब की बात करेगा तो आपको समझ जाना है कि इसके इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इसके इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये वाला रेखा बिल्कुल सीधा है, ठीक। अगर लंब अगर कहीं पर लिखा आ जाए तो समझ जाना है कि इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बस यही होता है आपका लंब। उसके बाद से आ जाता है आपका 8वां नंबर में पूरक कोण, ठीक है। तो ये पूरक कोण क्या होता है, तो देखिए कभी भी 8वां नंबर में जब पूरक कोण की बात करें तो जब दो कोण मान लेते हैं, कोण ए कोई भी, ठीक है, प्लस में कोण बी और मिल करके ये 90 डिग्री बनाने लगे तो यही होता है पूरक कोण, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार पूछा है, ठीक है, कि पूरक कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रेखा इस तरीके से खींच दिया जाए, ठीक है, और ये आपका एक रेखा है, ठीक, और इस तरीके से इसको अगर हम काट दें तो ये कोण और ये कोण मिल करके मान लेते हैं कोण ए और ये मान लेते हैं कोण बी, तो कोण ए और कोण बी दोनों जुड़ करके 90 डिग्री हो जाएगा, इसी को कहेंगे हम पूरक कोण, ठीक है। उस तरीके से समपूरक कोण तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख दिया था। समपूरक कोण जब दो कोण मिल करके 180 डिग्री बन जाए तो ये आपका समपूरक कोण होता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ रैखिक युग्म भी होता है, ठीक है। तो रैखिक युग्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बस ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछता है, ठीक है, ये वाला चीज़। और इसके बाद से पूरक और समपूरक क्लियर हो गया। तो पूरक 90 डिग्री, समपूरक का मान 180 डिग्री होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर में शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 नंबर में देखिए शीर्षाभिमुख कोण, तो जब इस तरीके से कोई त्रिभुज बना हो, ठीक है, कितने डिग्री का है उससे मतलब नहीं है, जब कटान बिंदु मिल जाए तो यहाँ पर भी कोण बनने लगता है और यहाँ पर भी कोण बनने लगता है, ठीक। तो समपूरक कोण शीर्षाभिमुख कोण कहता है कि ये वाला कोण जितने डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का ये भी कोण होगा, ये आपका कहता है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है। उसके बाद से आपका देखिए 10 नंबर भी क्लियर हो गया, 11 भी क्लियर हो गया। अधिक कोण, तो देखिए अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक कोण जो होता है, ये 12 नंबर में अधिक कोण जो होता है ये 90 डिग्री से अधिक, ठीक है, और 180 से कम के बीच के कोण को हम ये वाला कहते हैं अधिक कोण, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। उसके बाद से प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, ठीक है। तो देखिए ये गणितीय भाषा है। तो जब दो रेखा इस तरीके से मान लेते हैं, एक रेखा है और ये दो रेखा है, ठीक है, जब दो रेखा एक दूसरे को इस तरीके से काटती हैं तो यही हो जाता है प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। मान लेते हैं ए है, ये बी और ये सी और ये डी, तो ए बी रेखा सी डी रेखा को काट रही है तो ये वाला प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। बस इतना ही है आपका, ठीक है, इजीली समझ में आ गया होगा। बस इतना अगर आपको नियम पता है तो ये वाला जो आपका चैप्टर है 7वां बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।